हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात कहेंगे कि आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, आप हमको लेक्चर स्टार्ट करिए। तो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो हमने मैकेनिक्स पार्ट स्टार्ट किया था, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन। उसमें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था रेस्ट और मोशन के बारे में। फिर उसके बाद हमने बताया आपको मैकेनिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें पहला पार्ट था स्टैटिक्स, दूसरा पार्ट था काइनेमेटिक्स और तीसरा पार्ट था डायनामिक्स। हमने आपको स्टैटिक्स में बताया था कि उसमें हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं जो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में हो, रेस्ट के कंडीशन में हो। उसके बाद हमने काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में हो, मोशन में हो। लेकिन मोशन किसकी वजह से है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके बारे में हमने नहीं जाना। लेकिन वही चीज़ अगर डायनामिक्स की बात करें तो डायनामिक्स में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट मोशन तो कर रही थी, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है उसको भी जानना ही हमें क्या कहलाता है, डायनामिक्स कहते हैं। मोशन कर रहे उसके पीछे कारण क्या है उसको भी जानना जरूरी है। इसको हम लोग कहते हैं, इस मैकेनिक्स के ब्रांच को हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। तो उसके बाद का जो हमारा पार्ट आएगा वो होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को समझिएगा, आपको हर एक कंसेप्ट आपको बारीकी से समझ में आएगा। तो देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट का नाम देते हैं, एक पॉइंट का नाम देते हैं ए और एक पॉइंट का नाम देते हैं हम बी। हमने 2 पॉइंट लिया जिसमें एक पॉइंट का नाम था ए और दूसरे पॉइंट का नाम था बी। ठीक है, क्या करते हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट है। ये अभी रेस्ट के कंडीशन में, किस कंडीशन में है? रेस्ट के कंडीशन में है। कुछ समय बाद जैसे जैसे टाइम पास हुआ ये ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए पहुंचती है पॉइंट बी पे। कहां पहुंचती है? पॉइंट बी पे। जब पॉइंट बी पे पहुंचती है तो मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना मीटर है? 10 मीटर है। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है और ऑब्जेक्ट इस 10 मीटर को ट्रेवल करती है और ए से चल के बी तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो चला गया डिस्टेंस वो कितना मीटर है? 10 मीटर है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बी से चल के फिर पॉइंट ए तक पहुंचती है। बी से चल के रिटर्न किस पॉइंट पे पहुंचती है? ए पॉइंट पे पहुंचती है। तो अगेन वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कंसेप्ट को समझिए, हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे थी और जब ए से चल के वो पॉइंट बी तक जाती है तो इस जो बी तक जाने में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था 10 मीटर। अगेन क्या करती है कि बी से चल के फिर से ए पॉइंट पे जाती है तो वो अगेन 10 मीटर ट्रेवल करती है। तो आपने कहा हाँ सर, क्यों, तो क्या बात है, ए से बी गई फिर बी से ही गई। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि जो टोटल पाथ है ऑब्जेक्ट कवर कर रही है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ए से चल के बी तक जाती है फिर बी से चल के ए तक जाती है, यानी कि वो जर्नी करते दौरान जो टोटल पाथ ट्रेवल करती है उसका क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें इस फिगर में तो कितने के बराबर है? ए से जब बी जाती है तो ए बी, फिर बी से ए जाती है तो
BA। जब टोटल हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 20 मीटर। ये क्या बता रहा है कि जब ऑब्जेक्ट A से B तक जाती है तो 10 मीटर ट्रेवल करती है, और जब B से A अगेन जाती है तो वो अगेन 10 मीटर ट्रेवल करती है। यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाई द टोटल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ चला, कितना पाथ उसने कवर किया, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। देखिए टोटल पाथ इसने A से B और B से A गई, तो इसने टोटल पाथ जो कवर किया वो इसका क्या कहलाया? डिस्टेंस कहलाया। यानी कि डिस्टेंस कितना मीटर हुआ? 20 मीटर। कितना हुआ? 20 मीटर। यानी कि टोटल पाथ ऑब्जेक्ट ने कवर किया वो कितना था? 20 मीटर। ठीक है। अच्छा, ये हमारा पहला कंसेप्ट हुआ। अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो जो डिस्टेंस है हमारा, उसकी जो यूनिट होती है उसको किसमें मेजर करते हैं? जो डिस्टेंस की यूनिट होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। किस में मेजर करते हैं? मीटर में। यानी इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। ठीक है। अगर हम लोग डिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो कितना होता है? मीटर। ठीक है सर। अगर हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस के जो यूनिट है वो कितना है? मीटर है। अच्छा ठीक है सर। अब हमें ये बताइए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस? तो हमने कहा हाँ जी, डिस्टेंस तो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। जो डिस्टेंस है हमारा वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है कि डायरेक्शन बदले तो डिस्टेंस बदले, नहीं। आप जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही टोटल पाथ बढ़ता जाएगा डिस्टेंस, यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। आप जितना पाथ ट्रेवल करेंगे वही हमारा डिस्टेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हमारा जो डिस्टेंस है वो केवल और केवल स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के पास केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो तीसरे कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है? हमारी स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि केवल और केवल डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, केवल और केवल ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस हमारा कौन सा क्वांटिटी हुआ? स्केलर क्वांटिटी। अगर हम चौथी कंसेप्ट की बात करें तो क्या हम देखने को मिल रहा है कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर गौर से देखा जाए, ध्यान से, तो क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है? क्या कभी डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है? अब जैसे जैसे पाथ को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जितना आप पाथ को बढ़ाएंगे, जितना आप टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, जितना आप पाथ को कवर करेंगे, वही हमें क्या बताएगा? डिस्टेंस। तो इसलिए जो है हमारा डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अब जितना चलेंगे उतना ही हमारा डिस्टेंस क्या होगा? पाथ इंक्रीज करता जाएगा। तो पाथ इंक्रीज करने के साथ साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज करता जाएगा। इसलिए हमारा जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। वो कभी जीरो नहीं हो सकता, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। जीरो ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू।
यानी अगर चौथा कंसेप्ट की बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज गिव्स ए पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। ये रहा यूनिट की बात। यूनिट की बात हमने कर लिया। कौन, फिर उसके बाद हमने कहा कि कौन सी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने देखा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि जैसे जैसे आप पाथ ट्रेवल करेंगे उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये कभी घटेगा नहीं, और घटेगा नहीं तो जीरो होगा नहीं, निगेटिव हो नहीं सकता। तो इसलिए डिस्टेंस ऑलवेज गिव्स ए पॉजिटिव वैल्यू। पांचवें कंसेप्ट की अगर हम बात करें, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं हम लोग कि डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन जो होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, यानी इसके पास क्या होगा, लेंथ होगा। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर में मापा जाता है। तो इसके डायमेंशंस की बात करें तो m0 L1 T0, यानी केवल और केवल ये मीटर यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, यानी सॉरी मीटर पे डिपेंड कर रही है। इसलिए हमने क्या लिया, लेंथ लिया। लेंथ को किसे मेजर करते हैं, मीटर में। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, m0 L1 T0। तो ये इतना रहा डिस्टेंस की बात। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए डिस्टेंस की वैल्यू को, देन हम इसको इरेज करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा डिस्टेंस के बारे में कुछ। अगर हम डिस्टेंस का डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो डिस्टेंस का डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल पाथ कवर्ड किया, ये क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लीजिए नोट करके, फिर हम इसको इरेज करते हैं। नोट करिए। तो हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, ठीक। अब एक अगला टर्म जो हमारा आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस की तो हमने बात कर ली, अब हमारा जो टर्म आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर ध्यान से देखें डिस्प्लेसमेंट को, उसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग होगा, इस फिगर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जरा ध्यान से इस फिगर को समझने का प्रयास करिए। अगर आपने फिगर को समझ लिया तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप लोग पूरे कंसेप्ट को फोड़ देंगे, बस आप फिगर को ध्यान से समझिए। सपोज करते हैं कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से चल के कहाँ जाती है, पॉइंट बी तक जाती है। कहाँ जाती है, बी तक जाती है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर हम एक आपको फिगर बना के समझाएं, थोड़ा ध्यान से इस फिगर को समझिएगा। ये मान लेते हैं हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये पॉइंट हमारा सी है। क्या है, सी है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है। अब यहाँ से कंसेप्ट ये मिलता है, सर हमें एक बात बताइए। हमने कहा हाँ जी पूछिए। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ए से बी जाए, देन बी से कहाँ जाए, सी जाए। क्या कहा हमने कि हो सकता है
कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक जाए, देन आफ्टर बी से चल के कहाँ जाए, सी तक जाए। ये तो बहुत बढ़िया बात कही सर जी आपने। एक हम प्रश्न पूछूं? हाँ जी पूछिए। क्या सर वो ऑब्जेक्ट ए से डायरेक्ट सी तक नहीं जा सकती? हमने कहा हाँ जी, क्यों नहीं जा सकती? इस ऑब्जेक्ट को सी तक पहुंचने के लिए दो पाथ है। एक पाथ ए से बी तक जा सकती है और एक जो है बी से सी तक जा सकती है, और एक पाथ जो है वो डायरेक्ट ए से कहां तक जा सकती है, सी तक जा सकती है। तो यहां दो केस बनता है। कौन कौन से केस बनते हैं सर? अगर आप ए से सी तक आपको जाना है तो पहले आप ए से बी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे। दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ। ये क्या हो सकता है? ए से पॉइंट सी तक के जाने में सबसे क्या हो सकता है, लॉन्गेस्ट पाथ हो सकता है। ठीक है गुरुजी, इतना तो समझ में आ गया। अगर ए से सी तक जाती है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ए से सी तक जाती है तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये ए से बी तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस था और बी से सी भी क्या था, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। यानी ए से सी तक के जाने में ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस था, लेकिन दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यानी ए से सी तक जाने में ऑब्जेक्ट ने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के पहुंचने में जो ऑब्जेक्ट के द्वारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया जाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का। क्या लिख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance between initial point to final point। यानी कि जो ऑब्जेक्ट के द्वारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का ये डिफिनेशन है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर दिया आप लोगों ने? ठीक है, इरेज कर दें? ओके, इरेज कर देते हैं इसको। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी। क्यों मीटर होगी? क्योंकि आपने ए से सी तक गए, यानी कि इनिशियल से जब फाइनल पॉइंट तक गए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया आपने, यानी कि आपने डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड ले लें हम लोग, केवल उसका परिमाण ले लें, यानी कि मैग्नीट्यूड ले लें, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नीट्यूड के टर्म में उसको कहते हैं डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की अगर यूनिट की बात करें तो क्या होगा, मीटर। हमने कहा हाँ जी, आपने तो बहुत अच्छा बात कहा कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। अब हम एक फिगर को समझाते हैं। ये तो हमारा दूसरा पॉइंट रहा। सभी लोग कंसंट्रेट होकर इस कंसेप्ट को समझिएगा। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपके दिलों और दिमाग में घुसना चाहिए। जो यहाँ छपा वो आपके दिमाग में छपना चाहिए। यही मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल का वादा रहता है कि जो जो चीज़ हम यहाँ पढ़ाए वो आपके सीधे दिमाग में घुसना चाहिए।
तो एक बार आप लोग ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और मज़ेदार कंसेप्ट बताने वाले हैं। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पे है और ए से चल के कहाँ जाती है, ऑब्जेक्ट बी तक जाती है। यानी उसने ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। ये तो उसका डिस्टेंस रहा 10 मीटर। अब यहीं से एक कंडीशन लग जाती है, यहीं से एक शर्त लागू हो जाता है कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाती है तो वो डिस्टेंस को कवर करती है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, क्या कहा हमने कि जैसे ही ऑब्जेक्ट ने बी से तुरंत ए के लिए मुड़ा, यानी कि जैसे ही अपने डायरेक्शन को चेंज किया, अब वो डिस्टेंस तो रहता है, लेकिन उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही ऑब्जेक्ट डायरेक्शन को चेंज करेगी वो क्या कहने लगता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ए से बी तक जाती है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्या रहता है, बराबर रहता है। जब ए से बी तक जाती है ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के क्या रहता है, बराबर रहता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जैसे ही डायरेक्शन को चेंज करती है, वो ऑब्जेक्ट जैसे ही डायरेक्शन चेंज करती है वो डिस्टेंस किसमें बदल जाता है, डिस्प्लेसमेंट बदल जाता है। डिस्टेंस तो रहेगा क्योंकि टोटल पाथ कवर करती है, लेकिन वो डिस्टेंस क्या होने लगता है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में होकर घटना शुरू कर देता है। देखिए, जब बी से ए तक जाती है ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, 20 मीटर। लेकिन वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है वो हो जाता है 0। अरे सर ये कैसे, जैसे ही ऑब्जेक्ट बी से तुरंत ए की ओर मुड़ती है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से चलकर फिर इनिशियल पॉइंट तक पहुंचती है, उस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घटना शुरू कर दे रहा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जा रहा है। देखिए, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ पॉइंट चलती है, अपने इनिशियल पॉइंट से कुछ डिस्टेंस कवर करती है और डिस्टेंस कवर करने के बाद देन उसी पॉइंट पे पहुंच जाती है जहां से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया था। इस केस में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो क्या यहां से तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि फॉर क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0। ये सर ये 0 हो गया। तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जब पॉइंट ए से चल के हम लोग पॉइंट बी तक गए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या था, बराबर था। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज किया डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगता है, घटना शुरू होता है। और जैसे ही घट के अपने इनिशियल पॉइंट पे आता है उस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट करिए। इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब यहां से एक मजेदार कंसेप्ट और आता है। उस मजेदार कंसेप्ट क्या है, अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, फिगर को ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्ट ने जैसे ही डायरेक्शन चेंज किया उसका डिस्टेंस क्या होने लगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट घटने लगा। क्या होने लगा, घटने लगा। यानी कि कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। तो आपने कहा कैसे सर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है? हमने कहा
कि जैसे ही ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को चेंज करती है तो उसका वैल्यू क्या होने लगता है, घटने लगता है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। और घटते घटते उसके एक ऐसा पॉइंट आता है जो कहाँ चली जाती है, 0 हो जाती है। ये वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, ये जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, उसकी वजह से वो निगेटिव हो जाता है। और निगेटिव साइन ये बताता है कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यानी कहने का टर्म ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आपने कहा सर हमें ये बताइए, वो कंडीशन बताइए, वो शर्त बताइए जिस शर्त में ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, ऑब्जेक्ट निगेटिव हो सकता है, ऑब्जेक्ट 0 हो सकता है। वो कौन कौन से कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो पहला हम लोग कंसेप्ट समझते हैं पॉजिटिव कब हो सकती है। मान लेते हैं हम यहां खड़े हैं, जब हम केवल स्ट्रेट पाथ में कवर कर रहे हैं, क्या, जब हम लोग स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, केवल और केवल स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं। और जब डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन में डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। क्या कहा हमने कि जब ऑब्जेक्ट केवल और केवल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है उस समय डिस्टेंस जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, बराबर हो सकता है, बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यहां से पहला नोट हमें क्या मिला, टॉप लेवल का कंसेप्ट यहां से मिला कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा। वह कंडीशन हमें बताइए, वह शर्त हमें बताइए जिस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना वो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, बराबर हो। हमने कहा रे ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। वो कंडीशन बताइए जिस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो। हमने कहा हाँ जी, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर तभी होगा जब ऑब्जेक्ट किस पाथ को फॉलो करे, केवल और केवल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, स्ट्रेट पाथ चले। अब सर हमें यह बताइए कि निगेटिव कब होगा। तो जब तक हम स्ट्रेट पाथ में चल रहे थे तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज किया हमने डिस्प्लेसमेंट घटने लगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगा, घटने लगा। और घटते घटते जब हम इनिशियल पॉइंट पे पहुंचते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। निगेटिव साइन हमें यह बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो घटने लग रही है। जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज किया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होने लगी, घटने लगी। और 0 कब हुई, जब जहां से हम चले थे, मान लीजिए हम पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक गए, फिर हम बी से चल के पॉइंट ए तक आए, यानी कि जहां से चले थे फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, उस कंडीशन हो सकता है 0 हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें यहां से नोट बनाना चाहें, क्या बनाना चाहते हैं, नोट पॉइंट। अगर यहां से नोट हम लोग एक देखें कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो सकता है, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। किस कंडीशन में बराबर होगा, फॉर ए स्ट्रेट पाथ। किसके लिए, स्ट्रेट पाथ के लिए। जब ऑब्जेक्ट केवल और केवल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
बराबर होता है। तो यहां से एक और हम कंसेप्ट ढूंढ सकते हैं। वो कंसेप्ट क्या है? अरे सर, डिस्टेंस का भी जो यूनिट था वो कितना था? मीटर था। तो क्या डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या हो सकती है? मीटर हो सकती है। क्या हो सकती है? मीटर हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर, जब वो स्ट्रेट पाथ में फॉलो करेंगे। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। देखा हमने फिगर से कि जैसे ही ऑब्जेक्ट ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगा? घटने लगा। जब तक वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे थे ऑब्जेक्ट, तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्या था? बराबर था। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगा? घटने लगा। घटने लगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगा? घटने लगा। और घटते घटते एक ऐसे पॉइंट, अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाता है, उस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो एक बार हम जल्दी से रिव्यू कर देते हैं आपको। डिस्टेंस में हमने बताया कि द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट जो पूरा अपना पाथ को कवर करती है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। उसका यूनिट हमने देखा मीटर। वो कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। उसका हमने डायमेंशन देखा m0, l1, t0, वो स्केलर क्वांटिटी थी। इसमें हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से क्या है? छोटा है। एक और कंसेप्ट हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में उसने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग कहते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर एक हम नोट पॉइंट में लिखना चाहें, यहाँ पे अगर हम नोट करना चाहें, एक कंडीशन क्या है, कंसेप्ट हम बताते हैं। क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? एक कंसेप्ट समझिए कि क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, कभी नहीं निगेटिव हो सकता है और ना ही जीरो हो सकता है। डिस्टेंस ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ से नोट क्या हम लोग लिखते हैं कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है किससे? डिस्प्लेसमेंट से, और बराबर भी है। बराबर किस कंडीशन में है? जब दोनों स्ट्रेट पाथ में फॉलो करते हैं। जब दोनों स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि डिस्टेंस ऑलवेज गिव्स ए पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए वो ग्रेटर होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट। अगर दूसरा नोट की बात करें, अगर हम इसको इधर लाते हैं नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का हम रेशियो निकालना चाहते हैं, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो न्यूमेरिकल रेशियो होता है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 1। हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से डिवाइड किया, दोनों का रेशियो देखा, तो ग्रेटर देन क्या हो गया? 1। क्लियर है? ठीक। अगर इसी में लोग तीसरा कंसेप्ट देखें, दूसरा कंसेप्ट, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो देखें, डिस्प्लेसमेंट और
डिस्टेंस का रेशियो देखें तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो देखा तो ग्रेटर देन क्या था, 1 था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हमने रेशियो देखा तो लेस देन और इक्वल टू क्या था, 1 था। ये केवल कंसेप्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंसेप्ट को तैयार करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो जाते जाते आप हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने आप लोग ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप है आपके पास, सारे ग्रुप में शेयर कर दें और आप सबको बुलाइए कि चलिए मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे एक हमारा क्लास 11th का एक बार जोरदार तरीके से शुरुआत हो चुका है और एक एक कंसेप्ट को फोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपके लेक्चर पसंद आया हो और फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए मन से, तन से, दिल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।